हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव और समष्टि के जो नेक्स्ट सेशन था। हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे कि पर्यावरण के जो कारक थे, तो पर्यावरण के कारक के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। एक तो पढ़े थे जल, दूसरा पढ़े थे तापमान। ठीक, इस बार पढ़ेंगे हम एक तो प्रकाश और दूसरा मृदा। ठीक है, क्योंकि जल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तापमान के बारे में भी पढ़ चुके हैं। जल में हम ये बताए थे कि पृथु लवड़ी और तनु लवड़ी। पृथु लवड़ी क्या था? जब कोई जलीय जीव लवणता के आधार पे अधिक परास को झेल सके उसे उसे बोलते हैं पृथु लवड़ी। ठीक, और तनु लवड़ी क्या होता है? अगर कोई जीव जलीय वो पानी के जो लवणता होती है उसके कम परास को झेल पाए, वह होता है तनु लवड़ी। ठीक है, और इसके तापमान वाले में क्या था कि पृथुजा लवड़ी और तनुजा लवड़ी। ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, पृथुजा तापी और तनु तापी। तापी तापमान में था और उसमें क्या था कि ऐसा जीव जो अधिक तापमान को झेल सके, जैसे हम एग्जाम्पल में बताए थे मनुष्य और जानवर, गाय वगैरह, ये क्या अधिक तापमान को भी झेल सकते हैं और कम तापमान को भी झेल सकते हैं। इसीलिए इन्हें पृथुजा तापी और तनु तापी, जो कम तापमान को झेल सके, जैसे एग्जाम्पल में सील बताए थे हम, सील मछली। ठीक है, हालांकि मछली की कैटेगरी में नहीं आता है। अब आगे है प्रकाश और मृदा। तो प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मृदा कितना इंपॉर्टेंट है, आज इसको हम देख लेते हैं। तो प्रकाश में सबसे पहला कि इस जीवन, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सभी के जो स्रोत होता है देखने का वह है प्रकाश। ठीक, एक दो चीजों छोड़ के, जिसकी जैसे उल्लू हुआ, उल्लू क्या है? ये अंधेरे में चलता है, यानी कि इसको देखने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि देखने का स्रोत प्रकाश है पहला। ठीक, उसके बाद बात किया जाए कि महत्वपूर्ण योगदान पादपों में क्या क्या है। इसका पादप में प्रकाश का हम देख लेते हैं। एक तो है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में इसका योगदान है। अब प्रकाश संश्लेषण के बाद एक चीज और होता है जो इंपॉर्टेंट है, पुष्पन। पुष्पन क्या होता है? तो पुष्पन का अर्थ होता है कि जब कोई भी पुष्प प्रकाश की उपस्थिति में फूलता है या अपने आकार में आता है तो उसे बोला जाता है पुष्पन। ठीक है, एक शब्द दीप्ति कलिका। दीप्ति कलिका, दीप्त कलिका क्या होता है? तो दीप्त कलिका का अर्थ ये होता है कि जब कोई पादप, ठीक है, जब कोई पादप अधिक टाइम या अधिक प्रकाश लेता हो पुष्पन के लिए, अधिक प्रकाश, अधिक प्रकाश चाहिए होता है किसके लिए? पुष्प बनने के लिए। भाई किसी पादप में अगर पुष्प बन रहा है, ठीक है, उसको अगर अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है तो अधिक प्रकाश वाले को बोला जाता है लॉन्ग टर्म लाइट। ठीक, और एक होता है निम्न, निम्न वाला, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल, के हिंदी में न्यूट्रल ही लिख देते हैं। न्यूट्रल को हालांकि बोलते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय यानी जिसको प्रकाश, जिन पादपों को पुष्प बनाने के लिए प्रकाश की
जरूरत नहीं होती है वो होता है न्यूट्रल या निष्क्रिय, और जिन पादपों को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है पुष्प बनाने के लिए वो होता है लॉन्ग टर्म प्रकाश वाला, और जिनको कम लाइट की आवश्यकता होती है वो निम्न वाले होते हैं। इनको संयुक्त रूप से, इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है दीप्त कलिका। ठीक है, तो पुष्पन में ये होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो अधिक प्रकाश में अपने पुष्प बनाते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कम प्रकाश में पुष्प को बना लेते हैं, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें लाइट की आवश्यकता ही ना हो, बिना लाइट के में ही अपना पुष्प वगैरह बना लेते हो। ठीक, ये पादप में जो इसका यूज था वो हमने देख लिया। अब आते हैं जंतु जगत में, कि जंतु में पुष्प की जंतु में प्रकाश की क्या उपयोगिता होती है जंतु जगत में। ठीक, जंतु जगत का अर्थ ये नहीं कि जानवरों में, जानवर और इंसान दोनों में। ठीक है, जंतु जगत में तो सबसे पहला जो आप और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन डी। ठीक है, कि जंतु जगत में जो प्रकाश की उपयोगिता है सबसे पहला वो है विटामिन डी, कि विटामिन डी हमको प्रकाश से मिलता है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी उनका क्या, जो दिन भर घर में रहते हैं या बिल्डिंगों में या ऑफिस में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं विटामिन डी की टैबलेट्स लेते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा नहीं रहते हैं जो लोग, वो विटामिन डी के एक्सटर्नल स्रोत ले लेते हैं, बाहरी माध्यम से अपना टैबलेट्स वगैरह विटामिन डी के ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की उपयोगिता हमारे में भी होता है, जंतु जगत में भी तो प्रकाश की उपयोगिता होती है। प्रकाश की उपयोगिता, प्रकाश की उपयोगिता, ठीक, क्या हमारे अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होगा पादपों में जैसे होता है? पादपों में जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है अपने अंदर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कोशिकांग हैं उनमें हरित लवक नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, हरित लवक नहीं पाई जाती, इसी वजह से हमारे अंदर प्रकाश की संश्लेषण नहीं होती है। ठीक, अब हमने क्या देखा प्रकाश की उपयोगिता, तो प्रकाश की उपयोगिता में क्या क्या होता है? तो प्रकाश की उपयोगिता जो हम लेते हैं, एक है जनन। कुछ जीव, सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वो जनन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, जो सूक्ष्म जीव कुछ होते हैं जो जनन अपना प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। ठीक है, दूसरा है भोजन की तलाश। भोजन की तलाश, भाई ये क्या चीज है भोजन की तलाश? भाई भोजन की तलाश तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं टॉर्च बार के, तो ऐसा नहीं है। एक जीव है ओलिवा, ओलिवा बैबून, ओलिवा बैबून, ये बंदर की प्रजाति होती है। मतलब ये कह लीजिए कि उसी की नस्ल का होता है। जो काला वाला बंदर होता है उसकी पूंछ तो बड़ी होती है लेकिन इसकी पूंछ छोटी होती है। सब कुछ वही है सेम, बस इसकी पूंछ छोटी है। उसी वंश का है ये, इसका नाम है ओलिवा बैबून। ठीक, ये बंदर की प्रजाति की विशेषता ये होती है कि ये अपने भोजन की तलाश प्रकाश के माध्यम से ही कर पाता है। प्रकाश ना रहे तो ये अपना भोजन की तलाश नहीं कर पाएगा। भोजन बनाने की बात नहीं हो रही है, भोजन तलाश करने की बात हो रही है। ठीक है ना, तो भोजन की तलाश ये कब करता है? जब इसको लाइट मिलती हो, प्रकाश मिलता हो। ठीक, कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रवास, प्रवास का क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना कहलाता है प्रवास। तो वो भी लाइट की उपस्थिति में ही प्रवास कर लेते हैं, जैसे अंधेरे में भी कर लेते हैं और उजाले में भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ जीव विशेष प्रकार के ऐसे हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही प्रवास करते हैं। ठीक है ना, ये मुख्य पॉइंट था प्रकाश का। और एक चीज और है कि प्रकाश के अनुसार जो विशेषताएं होती हैं जीवों की कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। एक तो होता है निशाचर और एक होता है दिनचर। निशाचर क्या होते हैं और दिनचर क्या होते हैं?
निशाचर उन जीवों को कहा जाता है जो रात में चलते हो। निशाचर, भाई निशा का अर्थ क्या होता है? रात होता है, रात की पर्यायवाची है ये अंधेरा। तो निशाचर क्या होता है? जो अंधेरे में चलते हो रात में, उन्हें कहा जाता है निशाचर, प्रकाश के अनुसार। प्रकाश के अनुसार, ठीक है, प्रकाश के अनुसार। एक होता है निशाचर, एक होता है दिनचर। ठीक, निशाचर क्या होता है? जो प्रकाश के अंधेरे में काम करे, ठीक है, जैसे उल्लू। उल्लू क्या होता है? वो रात में ज्यादा चलता है या फिर बहुत अंधेरा होता है तब चलता है। और दिनचर, भाई कुछ भी ले सकते हैं आप, मनुष्य ले सकते हैं, जंतु ले सकते हैं, ठीक है। प्रकाश के अनुसार दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो निशाचर होते हैं, एक होते हैं दिनचर। निशाचर वो जो रात में या अंधेरे में हो, और दिनचर वो जो दिन में गमन करते हो या चलते हो। ठीक, ये सेशन हो गया खत्म, प्रकाश। और अगला सेशन हम पढ़ते हैं इसी वीडियो के माध्यम से, मृदा। छोटा टॉपिक है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बड़े आसानी से। मृदा, मेरी मिट्टी, ठीक है, मृदा में मिट्टी होती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ठीक, पेडोलॉजी को मृदा का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है ना। अब मृदा जो है अलग अलग प्रकार की होती है, आप सुनोगे ना, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कई प्रकार की होती हैं। तो मृदा अलग अलग प्रकार की होती हैं। आप कहेंगे अलग अलग प्रकार, तो प्रकार जो होता है उसका कोई आधार भी होना चाहिए ना, कि किस आधार पर अलग अलग होती हैं। तो पहला है पीएच के आधार पर। भाई कहीं कहीं की मृदा ऐसी होती है जिनकी पीएच मान कम होती है, पीएच मान अधिक होती है। ठीक, कुछ मृदा ऐसी होती है मृदा के कण के आधार पर, मृदा के कण के आधार पर होती हैं। भाई जो कंकड़ और बजरी होता है, जैसे कंकड़ क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, बजरी छोटा होता है, तो ये सभी तो मृदा है। कंकड़ और बजरी ये भी तो मृदा है, मृदा से भी बने हैं। ठीक, तीसरा है जल धारण करने की क्षमता। जल धारण करने की क्षमता, ठीक। तो मृदा अलग अलग प्रकार की होती हैं, किसी आधार पर होती होंगी। तो आधार क्या है? पीएच मान। कि कुछ ऐसी मृदा होती हैं जिनकी पीएच मान कम होता है, अधिक होता है या सामान्य होता है। कुछ मृदा ऐसी होती हैं जो मृदा के कण के आधार पर होती हैं। भाई जो बंजर ककड़ी हैं, बजरी, कंकड़, ठीक है, इनके आधार पे अलग अलग होते हैं। जल धारण करने की क्षमता का अर्थ ये है, जैसे काली मिट्टी, अगर आप काली मिट्टी के बारे में जानते होंगे तो काली मिट्टी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाला खेत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें दरारें पड़ जाती काली मिट्टी में, ठीक है ना। तो दरारें पड़ जाती हैं तो वो जल की क्षमता को भी अधिक धारण करती है। अगर बारिश हो जाता है तो काली मिट्टी में जल्दी पानी सूखता नहीं है। जैसे बलुई मिट्टी है, इसकी जल धारण क्षमता करने की बहुत कम टेंडेंसी होती है, कि जैसे पानी बरसा तुरंत सूख जाएगा, ठीक है। बलुई मिट्टी जैसे पानी डालिए सूख जाता है। लेकिन काली मिट्टी क्या है? उसमें तालाब है, उसमें पानी बरस गया तो जल्दी सूखता नहीं तालाब, ठीक है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। बात करें मृदा के कण की, तो जो खेतों में आप जाएंगे तो तमाम छोटे छोटे बजरी बने होते हैं, कंकड़ होते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? वो भी मृदा के कण ही होते हैं, ठीक। पीएच मान, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो जानते हैं पीएच मान भाई अम्लीय और क्षारीय दो ही होते हैं, उदासीन भी होता है साथ पे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मृदा के बनने का कैसे बनता है मृदा। इसको बनने का तरीका बता देते हैं कि मृदा का निर्माण आखिर कैसे होता है, कहां से मृदा आया। तो मृदा जो बनता है, जैसे हम यहां बनाए एक चट्टान, ये है चट्टान, रॉक। ठीक है, इंग्लिश छोड़ दीजिए। जो चट्टान है, जब मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी बनने का प्रोसेस हो रहा था, तो पूरे विश्व में सिर्फ पहाड़ियां ही थी, चट्टानें पहाड़ियां यही सब थी और कुछ था नहीं, मिट्टी वगैरह नहीं थी। सब पैंथिया जो थी, पैंथिया एक बड़ा भूखंड था जिसके अलग होने से पृथ्वी का निर्माण अलग अलग भागों में हुआ है, अलग अलग देशों में, या कह सकते हैं अलग अलग द्वीपों में, प्रायद्वीपों में, ठीक है, महाद्वीपों में। तो चट्टानों पे होता क्या था, लगातार उस टाइम बारिश हो रहा था, बारिश एक कह सकते हैं आप बारिश। ठीक, जैसे अगर लगातार किसी पत्थर पे, चट्टान पे बारिश होगी तो थोड़ा बहुत घर्षण जरूर होगा उसमें। ठीक है, अभी आप देखिए जो समुद्री पत्थर होते हैं या जिनमें बहाव बहुत तेज होता है, वहां के जो पत्थर होते हैं कितने गोल होते हैं, मुलायम होते हैं। तो क्यों होते हैं, पानी की घर्षण से ही होता है। वो जो मुलायम मुलायम पत्थर बनते हैं समुद्र में हुआ, या फिर जो बहती धारा, ढलान पे जो पत्थर मिलते हैं वो सब कैसे होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। क्यों, क्योंकि घर्षण लगातार होता है, उसमें घर्षण होगा और घर्षण कर करके वो परत, छोटा छोटा परत छूटता है वो। ठीक है, तो एक तो बारिश की वजह से होता है, दूसरा जो हवाएं होती हैं, हवा भाई अधिक दाब का हवा, कम दाब का हवा। ठीक है, एक होता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश, हवा और बारिश तीनों मिलकर के इस चट्टान को प्रभावित करते हैं मिट्टी बनाने के लिए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपक्षय, लिख देते हैं अपक्षय, यानी कि चट्टानों से मिट्टी बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें चट्टानों का अपक्षय होता है। ठीक है, चट्टानों का अपक्षय होता है। अपक्षय का अर्थ क्या होता है कि टूट जाना। ठीक, ऐसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, बारिश की, हवा की और प्रकाश की। जब तीनों चीजें अवेलेबल रहते हैं तभी ये चट्टानें, छोटे छोटे जो रवे का अर्थ क्या होता है, कण। ठीक है, रवे का अर्थ होता है कण, बहुत छोटा, जो हमको दिखाई न दे, उतने छोटे थे, तब जाके मिट्टी का निर्माण हुआ। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि एक चम्मच मिट्टी बनने में हजारों साल लगे थे। ठीक है, ऐसे ही मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है मिट्टी बनने में। हम लोग क्या आसानी से उसको, मिट्टियों को खत्म कर रहे हैं, बहुत तेजी से समय खत्म कर रहे हैं, चाहे वो खदान के रूप में हो और चाहे घर बनवाने के रूप में या किसी भी काम में। मिट्टी को जितनी तेजी से खपत कर रहे हैं उतनी तेजी से मिट्टी बनती नहीं है। ठीक है, तो आज तापमान और मृदा के बारे में हम लोग देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू।